नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको वन टू वन वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। उसी सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो प्रकार्यवाद है, जैसा कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये। और आपके आगामी एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी का हो या पीजीटी का हो या इसके साथ साथ जीआईसी का एग्ज़ाम हो, उन सब सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक। और इससे आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वन टू वन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस आपको पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप वहां देखिए। और विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो है, टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर फ्री आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, उस चैनल का नाम है, आप उस पर सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पर सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से। सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से है वो चैनल, आप उसमें जाके जुड़िए। और वहाँ पर ही आपको सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकार्यवाद अगर हम बात करें तो प्रकार्यवाद एक्चुअली अगर हम बात करें तो प्रकार्यवाद एक प्रकार का उपागम है, और जिसके अंतर्गत हम प्रकार की चर्चा करते हैं, प्रकार का अध्ययन करते हैं। प्रकार्य अगर हम फंक्शंस की बात करें, यहाँ पे फंक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शनलिज्म बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन का जो अर्थ है वो विभिन्न संदर्भों में है अर्थ। अगर हम एक दो संदर्भ को लें, जैसे कि फर्स्ट अगर हम संदर्भ लेते हैं तो आप किसी प्रकार के कार्यक्रम या समारोह के भी आप प्रयोग करते हैं फंक्शन। इसके अलावा आप आपके जो भी शरीर रूपी जो भी आपका ढांचा है, उसके जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उनके द्वारा शरीर को दिया जाने वाला जो एक व्यवस्थीकरण है, या व्यवस्थीकरण में जो उनका योगदान है, वो भी एक प्रकार का अंगों का क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। समाजशास्त्र में फंक्शन की अगर हम बात करें प्रकार की, तो प्रकार्य फंक्शन जीव विज्ञान यानी जीव शास्त्र से ही आया है, या शरीर शास्त्र से ही आया है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम समाज के संदर्भ में प्रकार की बात करें तो समाज में भी बहुत प्रकार की इकाइयाँ, बहुत प्रकार के तत्व होते हैं। और जैसे विवाह हो गया, धर्म हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बोल सकते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं अन्य हैं, राज्य हो गए, कानून हो गए, जो भी अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं, उन सब सारे संस्थाओं का समाज के व्यवस्थाकरण में योगदान होता है, जिससे समाज रूपी जो व्यवस्था है वो बनी हमेशा रहती है। ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब बात आती है कि प्रकार्यवाद या प्रकार्यवादी उपागम को प्रयोग करने वाले या इसके अंतर्गत जो भी विद्वान हैं, वो विद्वान कौन कौन से हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण अगर हम विद्वानों का नाम लें तो दुर्खीम हो गए। इसके साथ साथ आगस्त कोंट का भी नाम आता है, काउंट का भी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मेलिनोस्की हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, पार्सन्स हो गए, ठीक है, और मर्टन हो गए। ये सब सारे प्रकार्यवाद के अंतर्गत आते हैं, विद्वान जुड़े हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद के संदर्भ में क्या योगदान रहा है, उसे मैं आपको इस पे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम मेलिनोस्की की अगर बात करें तो मेलिनोस्की ने प्रकार्य को कैसे देखा, प्रकार्य की या प्रकार्य का उन्होंने किस पुस्तक के अंतर्गत उल्लेख किया, ये भी प्रश्न आपके आते हैं। तो पुस्तक का नाम है आ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रकार्य को संस्कृति से जोड़ करके समझाने का प्रयास किया। इसीलिए उनके प्रकार्यवाद को सांस्कृतिक प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। अब सांस्कृतिक टर्म आता है कि सांस्कृतिक प्रकार्यवाद होता क्या है। एक्चुअली जो संस्कृति के निर्माण में या संस्कृति तत्व हैं, आपको पता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई तत्व होती है। तो तत्वों के द्वारा सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण में या सांस्कृतिक व्यवस्था के व्यवस्थीकरण में जो योगदान होता है, उसे सांस्कृतिक प्रकार कहा जाता है, या जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सांस्कृतिक प्रकार का, उसे सांस्कृतिक प्रकारवाद की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने इन्होंने जो विधि इन्होंने जैसा कि आपको पता है कि
इन्होंने जो ट्रोबियांडा आइलैंड की जो द्वीप समूह की जो जनजातियाँ थीं, उन जनजातियों का अध्ययन किया। वहाँ के लोगों में जो पाया जाने वाला जो फ़ंक्शन था, जो प्रकार्य था, उसका उन्होंने अध्ययन किया बारीकी से। और अध्ययन करने के लिए जो उन्होंने विधि या तकनीक प्रयोग किया, वो सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि सहभागी अवलोकन का मानव शास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेलिनोस्की का नाम उसमें सर्वप्रथम आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। अब बात आती है कि इनका एक टर्म और महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये सब आप समझते जाइए, क्योंकि लिखना सारी चीज़ें थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक टर्म आता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। ये क्या होता है? एक्चुअली जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, इसके अंतर्गत या इसके द्वारा जब सांस्कृतिक तत्वों का या सांस्कृतिक समूह, किसी समूह के संस्कृति का अध्ययन उस समूह के अनुसार करना, अपने व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत विचार के आधार पर ना करके समूह के अनुसार करना, संस्कृति का अध्ययन, वो कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, या समझने का प्रयास करना संस्कृति को, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इन्होंने टर्म प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन सर्वप्रथम की अगर बात आई आपके एग्जाम में, तो आप सांस्कृतिक सापेक्षवाद के संदर्भ में मेलिनोस्की का नाम ना लेकर फ्रेंच बोआस का नाम आप लीजिएगा। ठीक है, मानव शास्त्र के संदर्भ में सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया था। एक टर्म इन्होंने और प्रयोग किया, प्रकार्यात्मक समाकलन की बात की। प्रकार्यात्मक समाकलन होता क्या है? एक्चुअली जो संस्कृति तत्व हैं, उन संस्कृति तत्वों के द्वारा जो परस्पर एकजुट होकर, तत्व जो परस्पर एकजुट होकर प्रकार्य संबंधों का निर्माण करते हैं, और उस संबंध से प्रकार्य करते हैं व्यवस्था के संदर्भ में, उससे एक संबंध का निर्माण होता है। वो संबंध ही प्रकार्यात्मक समाकलन कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा कि प्रकार्यात्मक समाकलन किसे कहा जाता है? प्रकार्य करने का कार्य कौन कर रहा है? सांस्कृतिक तत्व कर रहे हैं। सांस्कृतिक तत्व अपने अपने स्थान पर अपनी स्थिति अनुसार कार्य करते हैं। इससे एक संबंध, एक जुड़ाव का निर्माण होता है। हम की भावना जुड़ती है, सभी लोग में एकजुटता की भावना होती है, संबंध का निर्माण होता है, घनिष्ठ संबंध का निर्माण होता है। उसे प्रकार्यात्मक समाकलन की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। अब इन्होंने प्रकार्य के द्वारा जो मानव आवश्यकता की पूर्ति है, किस प्रकार होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। थियरी ऑफ नीड्स, ये प्रश्न आपके आता है, आप सबको इसके बारे में जो पुराने हैं, थोड़ा दे चुके हैं एक आध दो बार एग्जाम, उन्हें बेहतर ढंग से पता है कि इससे प्रश्न जरूर आते हैं। थियरीज ऑफ नीड्स किसने दिया? ऐसे आता है। और थियरी ऑफ नीड्स में इन्होंने कितने प्रकार की नीड्स की बात की? तो मुख्य रूप से इन्होंने 3 प्रकार की बात की नीड्स। एक इनकी जैविकीय नीड्स थी, यानी बायोलॉजिकल, दूसरा व्युत्पन्न थी, और तीसरा इन्होंने प्रस्तुत किया था ट्राइटरी, यानी तृतीयक, जो समन्वयकारी जो होती है आवश्यकता, उसको इन्होंने दिया। अब 2 प्रकार की जो एक जैविकीय आवश्यकता इन्होंने बताई थी, वो जैविकीय आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें शारीरिक आराम, भोजन, पोषण, या इसके साथ साथ उसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब सारी चीज़ें उसकी प्राइमरी आवश्यकता यानी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है। अगर हम व्युत्पन्न आवश्यकता की बात करें, तो एक प्रकार की सेकेंडरी जो नीड्स होती है व्यक्ति की, वो इसके अंतर्गत आती है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ा कॉल आ गई थी, तो इसके लिए इट्स ओके। चलिए, तो हाँ, तो मैंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं इसमें जो सेकेंडरी जो आवश्यकता है, वो मनुष्य की एक कहेंगे कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के बाद उसके लिए वो भी आवश्यक होता है। तो इस आधार पर सेकेंडरी आवश्यकता को इसमें रख सकते हैं। अब बात आती है कि सेकेंडरी आवश्यकता में क्या-क्या, या व्युत्पन्न आवश्यकता में इन्होंने जो सांस्कृतिक संबंध है,
यानी सांस्कृतिक संबंध में हम क्या बोल सकते हैं, सांस्कृतिक संबंधों में या इसके साथ साथ नियमन के और सांस्कृतिक संबंध का निर्माण किससे होगा, ये इन्होंने एजुकेशनल यहाँ पे बताया, नहीं सॉरी, एक इकोनॉमिकल इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिकल जो भी आवश्यकता है या इकोनॉमिकल संस्थाओं के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। और समाज में जो नियमन है, नियम कानून का निर्माण, वो कल्चर यानी जो कल्चरल जो भी तत्व हैं या संस्थाएं हैं उनके द्वारा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एजुकेशन, ये मानव संसाधन के रूप में एजुकेशन है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। और शक्ति का जो संगठन है वो पॉलिटिक यानी राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा होती है। अब बात आती है कि मालिनोव्स्की के प्रकार तो काफ़ी अच्छा था, प्रकारी के संदर्भ में उनका योगदान भी अच्छा है, लेकिन उनकी आलोचना भी कुछ संदर्भ में हुई थी। अगर हम बात करें तो प्रकार के संदर्भ में कुछ ज़्यादा ही प्रकार पर इन्होंने बल दे दिया, यानी प्रकार जैसी चीज़ें होती हैं ऐसा इनका कोई कल्पना थी ही नहीं। तो इस संदर्भ में इनकी आलोचना होती है कि समाज में क्या हमेशा व्यवस्था बनी ही रहेगी या बना ही तत्व हमेशा कार्य करते रहेंगे, ये हमेशा संभव नहीं है। और इसका तर्क ये था कि संस्कृति और समाज में हमेशा संघर्ष होता रहा है। आप देख लीजिए संस्कृतियों की जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता के आधार पर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिलती है तो उससे टकराव होता है, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि प्रकार ही सिर्फ समाज का अंग है या प्रकार ही सिर्फ समाज में विद्यमान हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा चिंता वो था, मतलब कि संदेह परक था, इस आधार पर इनकी आलोचना भी होती है। अब बात आती है कि अगर हम ब्राउन की बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने भी प्रकार की बात की, लेकिन प्रकार का इन्होंने उल्लेख जो किया था वो उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में इन्होंने किया था। नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में इन्होंने किया, और एक सेकेंड, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में इन्होंने किया। और फिर इन्होंने कहा कि जो इनका प्रकार का संदर्भ था वो प्रकार में इन्होंने जो केंद्र बिंदु जो भी जिसको माना है वो समाज को माना है, इसीलिए सामाजिक प्रकारवाद इनके प्रकारवाद को कहा जाता है। ओके, अब इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का बताया, यानी जो भी इनका भी वही चीज़ था, कुछ बहुत अलग नहीं था, लेकिन इन्होंने व्यक्ति की तुलना में समाज को कुछ ज़्यादा ही महत्ता दी है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने प्रकार के संदर्भ में समाज को महत्व ज़्यादा दिया था व्यक्ति की तुलना में। आप देखते नहीं आगे चल के जो उत्तर प्रकारवादी या उत्तर संरचनावादी हैं वो इसी संदर्भ में इनकी आलोचना करते हैं कि कुछ जो भी विद्वान हैं पूर्व के वो या तो समाज को महत्व देते हैं या तो व्यक्ति को, तो इन्होंने समाज को महत्व दिया था। और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में जो प्रकार है उसे आवश्यक इन्होंने माना था। अब बात आती है कि इन्होंने प्रकार और संरचना के निरंतरता की बात की। निरंतरता इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था या जो भी संगठन है वो बनी कब रहेगी, या जो भी संरचना है समाज रूपी संरचना वो बना कब रहेगा, जब प्रकार यानी जो तत्व हैं, जो सामाजिक संरचना के जो भी तत्व हैं वो निरंतर रूप से कंटिन्यूटी के आधार पर अगर वो कार्य करते रहें तो उससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। इनकी आलोचना भी हुई, प्रकारवादी होने का आरोप लगाया, और वो लगाने वाले कौन थे, मर्टन। इसी प्रकार इनके इनके जो भी ये क्या कहते हैं, जो भी इनका कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन जो महोदय हैं, इनके जो प्रकार्यात्मक एकता इनकी ये अवधारणा थी, जैसे कि आप सबको पता है फंक्शनल यूनिटी। इस फंक्शनल यूनिटी की आलोचना इन्होंने किया था, किसने, मर्टन ने किया था, प्रकार्यात्मक वैकल्पिक प्रकारवाद के संदर्भ में। यानी इन्होंने क्या कहा था कि प्रकार्यात्मक एकता के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था रेडक्लिफ ब्राउन ने, या प्रकार्यात्मक एकता होता क्या है, एक्चुअली इन्होंने कहा था कि जो भी समाज में जो भी तत्व हैं या इकाइयां हैं, उन इकाइयां तत्वों का जो प्रकार है, जो फंक्शन है उनका, वो फंक्शन फिक्स्ड है। यानी जिन तत्वों का जो प्रकार है वो प्रकार सिर्फ वही तत्व कर सकते हैं, अन्य तत्व उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से वो निरंतर कार्य करते हैं, जिससे समाज में सारे तत्व एकजुट होकर कार्य करते हैं। इससे प्रकार्यात्मक एकता क्या होती है, इसी को प्रकार्यात्मक एकता कहा जाता है, एकजुटता, जो सांस्कृतिक तत्व है इनकी एकजुटता और प्रकार्य करने के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकार्यात्मक विकल्प के आधार पर इनकी आलोचना की मर्टन ने, तो इस आधार पर किया। प्रकार्यात्मक विकल्प किसे कहते हैं, एक्चुअली इसके संदर्भ में ये कहा गया, मर्टन ने कहा कि ये जरूरी आवश्यक नहीं है कि जो तत्व जो कार्य कर रहा है वो तत्व कोई अन्य तत्व उस कार्य को नहीं कर सकता है, बल्कि विभिन्न कार्यों को विभिन्न प्रकार के तत्वों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा भी है। तो इसे वैकल्पिक प्रकार है उनकी प्रकार्यात्मक एकता।
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैं बस इतना ही आपको बताऊँगा और नेक्स्ट आपको फिर मार्टन के प्रकारवाद को भी लेके आऊँगा या पार्सन्स का जो प्रकारवाद के संदर्भ में योगदान है उसको भी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। और जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज़रूर उसमें क्या कहते हैं जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो आपको सारे मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा जिससे आप उस वहाँ से ले सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।